हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टीजीटी जेबीटी टैट 2026 जल्दी ही आपके कंडक्ट होंगे। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके हर एक टैट एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे क्वेश्चन, चाहे आपका किसी भी विषय का टैट का एग्जामिनेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित कमेटी का नाम क्या था? वट वॉज द नेम ऑफ द कमेटी फॉर्म्ड टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसके जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था जलियांवाला बाग मैसेकर की जांच के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हंटर कमेटी। हंटर इस कमेटी के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे हंटर। ओके। ऑप्शन में साइमन कमीशन दिया है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन ये 7 ब्रिटिश लोगों का ग्रुप था, उसमें से 7 ब्रिटिश पीपल थे। साइमन कमीशन का काम क्या था? साइमन कमीशन का पर्पस जो था वो था जो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसका रिव्यू करना। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का रिव्यू करना कि उसकी वर्किंग का कि कैसे चल रहा है, उसमें क्या सुधार किया जा सकते हैं। ये 1927 में गठित हुआ था और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था भारतीयों के द्वारा। बात करें कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, 1946 में। इसमें 3 मेंबर्स थे। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे। कौन कौन से थे? एक तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ओके, दूसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे, 3 लोग थे इस मिशन में, इस कमेटी में। और चौथी की बात करें अगर क्रिप्स मिशन की, क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत भेजा गया था। ये एक असफल मिशन रहा था, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बीघा गलियारा विवाद किन 2 देशों के मध्य है? 3 बीघा गलियारा, तीन बीघा कॉरिडोर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज है वो? 3 बीघा गलियारा विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है ये डिस्प्यूट, लैंड डिस्प्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? शांति का स्तूप, सांची स्तूपा लोकेटेड इन इंडिया, ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। इसको अशोक ने बनवाया था। ओके, सम्राट अशोक ने बनाया था इसे 3rd कॉमन एरा में। ओके, गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में किया गया है? गायत्री मंत्र इज एसोसिएटेड विद विच वेदा? गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का वर्णन। भूकंप को पढ़ने और मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू रीड एंड मेजर अर्थक्वेक्स? देखिए, इसमें सिस्मोमीटर का यूज भी किया जा सकता है और रिएक्टर स्केल, इन दोनों डिवाइसेस का यूज किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए और रीड करने के लिए। ओके, सिस्मोमीटर और रिएक्टर स्केल। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ए दोनों इसमें करेक्ट है, सिस्मोमीटर एंड रिएक्टर स्केल। इनमें से कोई भी लगाएंगे आप, ऑप्शन का क्वेश्चन सही ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी इज एट? भारत की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी कहाँ है? सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी आसाम में है। ओके, आसाम में किस स्थान पे? डिगबोई में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिगबोई। इसे 1901 में कमीशन किया गया था, 1901 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये होम मिनिस्टर थे एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ओके, उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री दोनों सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी, जो पहले बने। ओके, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे। ओके, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकंड प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा? संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण लिखा था। व्याकरण के रचयिता पाणिनि। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नौटंकी किस प्रदेश की कला है? नौटंकी इज द आर्ट ऑफ विच स्टेट? नौटंकी उत्तर प्रदेश की कला है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आर्ट है ये नौटंकी, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा निम्न में से किस देश के साथ भारत की कानूनी सीमा निर्धारित करती है? रेड क्लिफ जो रेखा है, लाइन है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में लीगल बॉर्डर बनाती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन ये 1947 में बॉर्डर लाइन की गई थी, जिससे भारत और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था। इसको रिवील किया गया था 1947 में, 17 अगस्त 1947 में। इसके अलावा चाइना और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है? वो है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन 1914 में बनाई गई थी, यह इसको जो है बनाया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लाइन है, उसका नाम है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन कहाँ है? डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ओके, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन 1893 में बनाई गई थी, 1893। एक और लाइन है जिसका नाम है हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन, ध्यान रखें, ये यूरोपियन कंट्रीज है दो, पोलैंड एंड जर्मन। पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में है हिंडनबर्ग लाइन। इसे 1919 में ड्रॉ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? तो गुजरात की सूरत सिटी को डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सूरत। जयपुर को कौन सी सिटी के नाम से जाना जाता है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जयपुर को कौन सी सिटी के नाम से जाना जाता है, ये कमेंट में बताना है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सासाराम। सासाराम कहाँ है? सासाराम ऐसे याद रखें कि ये बिहार में है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के पास। इसे सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देखने में ऐसे ही काफ़ी सुंदर है, तो इसे शेरशाह सूरी के मकबरा को, सासाराम को, सेकंड ताजमहल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इस शहर को नीला शहर भी कहा जाता है? विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द ब्लू सिटी? तो जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जोधपुर। क्योंकि यहाँ के जो घर हैं वो मैक्सिमम ब्लू कलर के हैं, उनकी दीवारें, जिसकी वजह से ये नीला नीला दिखता है। ये इनके ब्लू कलर क्यों किया जाता है? ये हिस्टोरिकली एक ब्राह्मण ट्रेडिशन की वजह से यहाँ पे घरों में नीला रंग किया जाता है, जिसकी वजह से इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, जोधपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके अलावा सरोजिनी नायडू ने भी पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम को एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि थी? वो थी पहाड़ी बुलबुल। पहाड़ी बुलबुल का नाम सरोजिनी नायडू ने दिया था बाबा कांसीराम को, ओके, और पहाड़ी गांधी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रिटायरमेंट एज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई की जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी रखी गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो है 65 ईयर्स, 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ओके, ये है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। अगर बात करें हाई कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस में 62 ईयर्स रिटायरमेंट एज है, ओके, जो कि हमारे उच्च न्यायालय होते हैं, और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 65, 3 साल का यहाँ पे गैप। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था 1949 में, तारीख थी 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था, और इसके बाद संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपना लिया गया था, ऑप्शन बी। इस दिन को 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? देखिए, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और रद्द हुआ था ये, विभाजन हो गया एक बार
बंगाल का विभाजन कर दिया, ज़मीन का पार्टीशन कर दिया, तो उसका विभाजन करके ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी थी, इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और रद्द हुआ बाद में, उसको कैंसिल किया गया 1911 में। ऑप्शन सी 1911 में किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली दरबार में। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, वहाँ पे दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ ने, किसने? किंग जॉर्ज फिफ्थ उस समय था, उसने दिल्ली दरबार में ये बंगाल पार्टीशन वापस लिया था। करवाया किसने था बंगाल विभाजन? बंगाल विभाजन करवाया था लॉर्ड कर्जन ने, जो भारत का वायसराय था उस समय 1905 में, लॉर्ड कर्जन, उसने ये विभाजन करवाया था बंगाल का। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व तय करने के लिए 1793 में 1793 में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की? स्थायी बंदोबस्त नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त नीति 1793 में शुरू की थी। ओके, 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व तय करने के लिए, यानी जो रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, किस आयोग को श्वेत आयोग भी कहा जाता है? विच कमीशन इज कॉल्ड द व्हाइट कमीशन? साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, साइमन कमीशन। इसे व्हाइट कमीशन किस लिए कहा जाता है? मैंने पहले भी बताया कि साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट किया गया था। इसमें 7 मेंबर थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, व्हाइट थे, अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य, भारतीय नागरिक नहीं था इसमें। ओके, कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं था शामिल, जिसकी वजह से इसका विरोध भी हुआ और इसका नाम व्हाइट कमीशन रखा गया, और इसके विरोध में काफ़ी दंगे भी हुए। ओके, इसके अलावा अदर कमीशन भी है यहाँ पे, जैसे कि हंटर कमीशन, ये एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन है। हंटर कमीशन ये 1882 में आया। ओके, 1882 में आया। कोठारी कमीशन आज़ाद भारत, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कोठारी कमीशन का गठन किया गया था एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए। कोठारी कमीशन का नेतृत्व कोठारी जी ने किया था। इनका नाम था पूरा डॉक्टर DS कोठारी। कोठारी कमीशन कब गठन हुआ इसका? 1964 से 1966 तक इसने काम किया। कोठारी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा बटलर कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। बटलर कमीशन 1927 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? अंगकोर वाट टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? अंगकोर वाट टेम्पल कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कंबोडिया। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सार्क? सार्क का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में। ओके, सार्क की फुल फॉर्म अगर पूछे तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1985 दिसंबर 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन किया गया था। इसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं, 8 देश हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, और मालदीव्स है, नेपाल है। ओके, नेपाल है, पाकिस्तान है, और श्रीलंका है। भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो इसमें शामिल है। केवल 8 कंट्रीज़ है इसमें, और हेडक्वार्टर काठमांडू में है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पहली कमेंट अगर आप देखेंगे पिन कमेंट, उसमें इनके लिंक मिल जाएंगे। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।